साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी चंद्रकांता संतति के खंड 2 का 6वें भाग का तीसरा बयान। तो आइए साथियों, मज़ा लेते हैं इस जादुई कहानी का तीसरा बयान। अब हम अपने पाठकों को फिर उस मैदान के बीच वाले अद्भुत मकान के पास ले चलते हैं जिसके अंदर इंद्रजीत सिंह, देवी सिंह, शेर सिंह और कमलनी के सिपाही लोग जा फंसे थे। अर्थात कमंद के सहारे दीवार पर चढ़कर अंदर की तरफ झांकने के बाद हंसते हंसते उस मकान में कूद पड़े थे। हम लिखाए हैं कि जब वे लोग मकान के अंदर कूद गए तो न मालूम क्या समझकर कमलनी हंसी और अपनी अय्यारा तारा को साथ ले वहाँ से रवाना हो गई। तारा को साथ लिए और बातें करती हुई कमलनी दक्षिण की तरफ रवाना हुई, जिधर का जंगल घना और सुहावना था। लगभग 2 कोस चले जाने के बाद जंगल बहुत ही रमणीक मिला, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जैसे जैसे वे दोनों आगे बढ़ती जाती थी, जंगल सुहावना और खुशबूदार जंगली फूलों की महक से बसा हुआ मिलता जाता था। यहाँ तक कि दोनों एक ऐसे सुंदर चश्मे के किनारे पहुँची जिसका जल बिल्लौर की तरह साफ था और जिसके दोनों किनारों पर दूर दूर तक मौलसिरी के पेड़ लगे हुए थे। इस चश्मे का पाट 10 हाथ का होगा और गहराई 2 हाथ से ज़्यादा न होगी। यहाँ की ज़मीन पथरीली और पहाड़ी थी। अब ये दोनों उस चश्मे के किनारे किनारे जाने लगी। ज्यों-ज्यों आगे जाती थी ज़मीन ऊंची मिलती जाती थी, जिससे समझ लेना चाहिए कि यह मुकाम किसी पहाड़ी की तराई में है। लगभग आधा कोस जाने के बाद वे दोनों ऐसी जगह पहुँची जहाँ चश्मे के दोनों किनारे वाले मौलसिरी के पेड़ झुककर आपस में मिल गए थे और जिसके सबब से चश्मा अच्छी तरह से ढककर मुसाफिरों का दिल लुभा लेने वाली छटा दिखा रहा था। इस जगह चश्मे के किनारे एक छोटा सा चबूतरा था जिसकी ऊंचाई पुरसा भर से कम न होगी। चबूतरे पर एक छोटी सी पिंडी इस ढब से बनी हुई थी जिसे देखते ही लोगों को विश्वास हो जाए कि किसी साधु की समाधि है। इस ठिकाने पर पहुंचकर वे दोनों रुकी और घोड़े से नीचे उतर पड़ी। तारा ने अपने घोड़े का असबाब नहीं उतारा, अर्थात उसे कसा कसाया छोड़ दिया, परंतु कमलनी ने अपने घोड़े का 4 जामा उतार लिया और लगाम उतारकर घोड़े को यूं ही छोड़ दिया। घोड़ा पहले तो चश्मे के किनारे आया और पानी पीने के बाद कुछ दूर जाकर सब्ज ज़मीन पर चलने और खुशी खुशी घूमने लगा। तारा ने भी अपने घोड़े को पानी पिलाया और बागडोर के सहारे एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद कमलनी और तारा चश्मे के किनारे पत्थर की एक चट्टान पर बैठ गई और इस तरह बातचीत करने लगी। कमलनी, अब इसी जगह से मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। तारा, अफसोस, यह दुश्मनी अब हद से ज़्यादा बढ़ चली। कमलनी, फिर क्या किया जाए, तू ही बता, इसमें मेरा क्या कसूर है। तारा, तुम्हें कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि महारानी अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रही है। कमलनी, हर एक लक्षण पर ध्यान देने से महारानी को भी निश्चय हुआ है कि ये दोनों भाई तिलिस्म के मालिक होंगे। फिर उसके लिए जिद करना और उन दोनों की जान लेने का उद्योग करना भूल नहीं तो क्या है। तारा, बेशक भूल है और इसकी वह सज़ा पाएंगी। तुमने बहुत अच्छा किया कि उनका साथ छोड़ दिया मुस्कुराकर। इसके बदले में ज़रूर तुम्हारी मुराद पूरी होगी। कमलनी ऊंची सांस लेकर, देखें क्या होता है। तारा, होना क्या है? क्या उनकी आंखों ने उनके दिल का हाल तुमसे नहीं कह दिया? कमलनी, हाँ ठीक है, खैर इस समय तो उन पर भारी मुसीबत आ पड़ी है, जहाँ तक हो सके उन्हें बचाना चाहिए। तारा, मगर मुझे ताज्जुब मालूम पड़ता है कि उनके छुड़ाने का कोई उद्योग किए बिना ही तुम यहाँ चली आई। कमलनी, क्या तुझे मालूम नहीं कि नानक ने इसी ठिकाने पर मुझसे मिलने का वादा किया है? उसने कहा था कि जब मिलना हो इसी ठिकाने पर आना। तारा, कुछ सोचकर, हाँ हाँ ठीक है, अब याद आया, तो क्या वह यही जगह है? कमलनी, हाँ यही जगह है। तारा, मगर तुम तो इस तरह घोड़ा फेंके चली आई जैसे कई दफ़े जाने आने के कारण यहाँ का रास्ता तुम्हें बखूबी याद हो। कमलनी, बेशक मैं यहाँ कई दफ़े आ चुकी हूँ, बल्कि नानक को इस ठिकाने का पता पहले मैंने ही बताया था और यहाँ का कुछ भेद भी कहा था। तारा, अफसोस, इस जगह का भेद तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा। कमलनी, यद्यपि तू अय्यारा है और मैं तुझे चाहती हूँ, परंतु तिलिस्मी कायदे के मुताबिक मेरे भेदों को तू नहीं जान सकती। तारा, सो तो मैं जानती हूँ, मगर अफसोस इस बात का है कि मुझसे तो तुमने छिपाया और नानक को यहाँ का भेद बता दिया। न मालूम नानक की कौन सी बात पर तुम रीझ गई हो। कमलनी कुछ हंसकर और तारा की गाल पर धीरे से चपत मारकर, बदमाश कहीं की, मैं नानक पर क्यों रीझने लगी। तारा झुंझलाकर, तो फिर ऐसा क्यों किया। कमलनी, अरे उससे
उस कोठरी की ताली लेनी है न, जिसमें खून से लिखी हुई किताब रखी है। तारा: तो फिर ताली लेने के पहले ही यहाँ का भेद उसे क्यों बता दिया? अगर वह ताली न दे तब? कमलनी: ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भूतनाथ ने मेरी दिल जमई कर दी है और वह भूतनाथ के कब्जे में है। हाँ हाँ, वह मेरे कब्जे में है। उसी समय यह आवाज़ पेड़ों के झुरमुट में से, जो कमलनी के पीछे की तरफ था, आई और कमलनी ने फिरकर देखा तो भूतनाथ की सूरत दिखाई पड़ी। कमलनी: अजी आओ भूतनाथ, तुम कहाँ थे? मैं बड़ी देर से यहाँ बैठी हूँ। नानक कहाँ हैं? भूतनाथ पास आकर: आ ही तो गए, हाथ का इशारा करके। वह देखो, नानक भी आ रहा है। बात की बात में नानक भी वहाँ आ पहुँचा और कमलनी को सलाम करके खड़ा हो गया। कमलनी: कहो जी नानक प्रसाद, अब वादा पूरा करने में क्या देर है? नानक: कुछ देर नहीं, मैं तैयार हूँ, परंतु आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और समाधि पर हाथ रखकर कसम खाइए। कमलनी: हाँ हाँ, लो मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। भूतनाथ: मेरा भी ध्यान रखना। कमलनी: अवश्य। कमलनी उठी और समाधि के पास जाकर खड़ी हो गई। पहले तो उसने समाधि के सामने अदब से सिर झुकाया और तब उस पर हाथ रखकर यूँ बोली: मैं उस महात्मा की समाधि पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ जो अपना सानी नहीं रखता था, हर एक शास्त्र का पूरा पंडित, पूरा योगी, भूत भविष्य और वर्तमान का हाल जानने वाला और ईश्वर का सच्चा भक्त था। यद्यपि यह उसकी समाधि है, परंतु मुझे विश्वास है कि योगीराज सजीव हैं और मेरी रक्षा का ध्यान उन्हें सदैव रहता है। हाथ जोड़कर योगीराज से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा को निभाएं। समाधि पर हाथ रखकर: यदि नानक मुझे वह ताली दे देगा तो मैं उसके साथ कभी दगा नहीं करूँगी, उसे अपने भाई के समान मानूंगी और उसी काम में उद्योग करूँगी जिसमें उसकी खुशी हो। मैं उस आदमी के लिए भी कसम खाती हूँ जिसने अपना नाम भूतनाथ रखा हुआ है, उसे मैं अपने सहोदर भाई के समान मानूंगी और जब तक वह मेरे साथ बुराई नहीं करेगा मैं उसकी भलाई करती रहूँगी। इतना कहकर कमलनी समाधि से अलग हो गई। नानक ने एक छोटी सी डिबिया कमलनी के हाथ में दी और उसके पैरों पर गिर पड़ा। कमलनी ने पीठ ठोककर उसे उठाया और उस डिबिया को इज्जत के साथ सिर से लगाया। इसके बाद चारों आदमी फिर उस पत्थर की चट्टान पर आकर बैठ गए और बातचीत करने लगी। भूतनाथ कमलनी से: जब आपने मुझे और नानक को अपने भाई के समान मान लिया तो मुझे जो कुछ आपसे कहना हो दिल खोल कर कह सकता हूँ और जो कुछ मांगना हो मांग सकता हूँ, चाहे आप दें अथवा न दें। कमलनी मुस्कुराकर: हाँ हाँ, जो कुछ कहना हो कहो और जो मांगना हो मांगो। भूतनाथ: इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके पास एक से बढ़कर एक अनमोल चीज़ें होंगी, अस्तु मुझे और नानक को कोई ऐसी चीज़ दीजिए जो समय पर काम आए और दुश्मनों को धमकाने और उन पर फतेह पाने के लिए बेनज़ीर हो। कमलनी: इसके कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं स्वयं चाहती थी कि तुम दोनों को कोई अनमोल वस्तु दूँ। खैर ठहरो, मैं अभी ला देती हूँ। इतना कहकर कमलनी उठी और चश्मे के जल में कूद पड़ी। उस जगह जल बहुत गहरा था, इसलिए मालूम नहीं हुआ कि वह कहाँ चली गई। कमलनी के इस काम ने सभी को ताज्जुब में डाल दिया और तीनों आदमी टकटकी बांधकर उसी तरफ देखने लगे। आधे घंटे बाद कमलनी जल के बाहर निकली। उसके एक हाथ में छोटी सी कपड़े की गठरी और दूसरे हाथ में लोहे की जंजीर थी। यद्यपि कमलनी जल में से निकली थी और उसके कपड़े गीले हो रहे थे, तथापि उस कपड़े की गठरी पर जल ने कुछ भी असर नहीं किया था जिसे कमलनी लाई थी। कमलनी ने कपड़े की गठरी पत्थर की चट्टान पर रख दी और लोहे की जंजीर भूतनाथ के हाथ में देकर के बोली: इसे तुम दोनों आदमी मिलकर खींचो। उस जंजीर के साथ लोहे का एक छोटा सा मगर हल्का संदूक बंधा हुआ था, जिसे भूतनाथ और नानक ने खींचकर बाहर निकाला। कमलनी ने एक खटका दबाकर संदूक खोला। इसके अंदर 4 खंजर, 1 नेजा और 5 अंगूठियाँ थीं। कमलनी ने पहले एक अंगूठी निकाली और अपनी अंगुली में पहन लिया। इसके बाद एक खंजर निकाला और उसे म्यान से बाहर निकाल तारा, भूतनाथ और नानक को दिखा करके बोली: देखो इस खंजर का लोहा कितना उम्दा है। भूतनाथ: बेशक बहुत उम्दा लोहा है। कमलनी: अब इसके गुण सुनो। यह खंजर किसी चीज़ पर पड़ेगा उसे 2 टुकड़े कर देगा, चाहे वह चीज़ लोहा, पत्थर, अष्टधातु या फौलादी हरवा ही क्यों न हो। इसके अतिरिक्त जब इसका कब्जा दबाओगी तो इसमें बिजली की तरह चमक पैदा होगी। उस समय यदि 100 आदमी भी तुम्हें घेरे हुए होंगे तो चमक से सभी की आंखें बंद हो जाएगी। यद्यपि इस समय दिन है और किसी तरह की चमक सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकती, तथापि इसका मज़ा मैं तुम्हें दिखाती हूँ।
इतना कहकर कमलनी ने खंजर का कब्जा दबाया। यकायक इतनी ज़्यादा चमक उसमें से पैदा हुई कि दिन का समय होने पर भी उन तीनों की आंखें बंद हो गई। मालूम हुआ कि एक बिजली सी आंख के सामने चमक गई। कमलनी, सिवाय इसके इस खंजर को जो कोई छुएगा या जिसके बदन से ये खंजर छुआ दोगे, उसके खून में एक प्रकार की बिजली दौड़ जाएगी और वह तुरंत बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ेगा। लो, इसे तुम लोग छू कर देखो, यही अद्भुत खंजर मैं तुम लोगों को दूंगी। कमलनी ने खंजर भूतनाथ के आगे रख दिया। भूतनाथ ने उसे उठाना चाहा, मगर हाथ लगाने के साथ ही वह कांपा और बदहवास होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। कमलनी ने अपना दूसरा हाथ, जिसमें अंगूठी थी, उसके बदन पर फेरा, तब उसे होश आया। भूतनाथ, चीज़ तो बहुत अच्छी है, मगर इसका छूना गजब है। कमलनी, संदूक में से कई अंगूठियाँ निकालकर पहले इन अंगूठियों को तुम लोग पहनो, तब इस खंजर को हाथ में ले सकोगे और तब इसकी तेज़ चमक भी तुम्हारी आंखों पर अपना पूरा असर नहीं कर सकेगी। अर्थात जो कोई मुकाबले में या तुम्हारे चारों तरफ होगा, उसकी आंखें तो बंद हो जाएगी, मगर तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी और तुम दुश्मनों को बखूबी मार सकोगे। इतना कहकर कमलनी ने एक एक अंगूठी तीनों को पहना दी और इसके बाद एक एक खंजर तीनों के हवाले किया। तारा, भूतनाथ और नानक ऐसा अद्भुत खंजर पाकर हद से ज़्यादा खुश हुए और घड़ी घड़ी उसका कब्जा दबाकर उसकी चमक का मजा लेते रहे। कमलनी, अब एक खंजर और एक अंगूठी बच गई, सो कुंवर इंद्रजीत सिंह के लिए अपने पास रखूँगी। जिस समय उनसे मुलाकात होगी उनके हवाले करूँगी। और ये अंगूठी जो मेरी उंगली में है और ये नेजा जो अपने वास्ते लाई हूँ, इसमें भी वही गुण हैं जो खंजर में है, मगर फ़र्क इतना है कि बनिस्पत खंजर के इस नेजे में बिजली का असर बहुत ज़्यादा है। उस नेजे के 4 टुकड़े थे जो पेच पर चढ़ाकर एक कर दिए जाते थे। कमलनी ने इन चारों टुकड़ों को एक कर दिया और अब वह पूरा नेजा हो गया। भूतनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने हम लोगों को अद्भुत और अनमोल चीज़ें दी। इसकी बदौलत हम लोगों के हाथ से बड़े बड़े काम निकलेंगे। इसके बाद कमलनी ने वह कपड़े की गठरी खोली। इसमें स्याह रंग की एक साड़ी, एक चोली और एक बोतल थी। कमलनी उठकर समाधि के पीछे गई और गीले कपड़े उतारकर वही काली साड़ी और चोली पहनकर अपने ठिकाने आ बैठी। वह साड़ी और चोली रेशमी थी और उसमें एक प्रकार का रोगन चढ़ा हुआ था, जिससे सबब उस कपड़े पर पानी का असर नहीं होता था। कमलनी ने वह गीली साड़ी और चोली तारा के सामने रख दी और बोली, इसे तू पेड़ पर डाल दे, जिससे झटपट सूख जाए। इसके बाद तू कमलनी बन जा, अर्थात मेरी तरह अपनी सूरत बना ले और इस साड़ी और चोली को पहनकर मेरे घर अर्थात उस तालाब वाले मकान में जाकर बैठ, जिससे नौकरों को मेरे गायब होने का हाल मालूम न हो। वे यही समझें कि तारा कहीं गई हुई है। तारा, बहुत अच्छा, मगर आप कहाँ जाएंगी? कमलनी, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मुझे बहुत काम करना है। भूतनाथ और नानक की तरफ देखकर, आप लोग भी जाइए और जहाँ तक हो सके राजा वीरेंद्र सिंह की भलाई का उद्योग कीजिए। नानक, बहुत अच्छा, हाथ जोड़कर मेरी एक बात का जवाब दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। कमलनी, वह क्या? नानक, इस प्रकार का खंजर उन लोगों के पास भी है या नहीं? कमलनी हंसकर, क्या उन लोगों के पास पुणे जाने की इच्छा है? अपनी राम भोली को देखा चाहता है? नानक, हाँ, यदि मौका मिलेगा तो। कमलनी, अच्छा, जा, कोई हर्ज नहीं। इस प्रकार की कोई वस्तु उन लोगों के पास नहीं है और न इसका पता ही उन्हें मिल सकता है, मगर जो कुछ कीजिएगा होशियारी के साथ। इसके बाद कमलनी ने वह बोतल खोली जो कपड़े की गठरी में थी। उसमें किसी प्रकार का अर्क था। समाधि के पीछे जाकर कमलनी ने वह अर्क अपने तमाम बदन पर लगाया, जिससे बात की बात में उसका रंग बहुत ही काला हो गया। तब वह फिर तारा के पास आई और उससे 2 लंबे बनावटी दांत लेकर अपने मुँह में लगाने के बाद नेजा हाथ में लेकर खड़ी हो गई। तारा ने भी अपनी सूरत बदली और कमलनी बनकर तैयार हो गई। इस काम में भूतनाथ ने उसकी मदद की। कमलनी के हुक्म से वह संदूक और जंजीर पानी में डाल दी गई। कमलनी ने अपने घोड़े को आवाज़ दी। यद्यपि वह कुछ दूर पर चल रहा था, परंतु मालिक की आवाज़ के साथ ही दौड़ता हुआ पास आ गया। तारा ने उसे पकड़ लिया और 4 जामा कसकर उस पर सवार हो गई तथा कमलनी तारा के घोड़े पर सवार हुई। अंत में चारों आदमी कुछ सलाह करके अलग हुए और चारों ने अपना अपना रास्ता लिया, अर्थात उसी जगह से चारों आदमी जुदा हो गए। इस वारदात के कई दिन बाद कमलनी इसी राक्षसी वेश में नेजा लिए रोहतासगढ़ की पहाड़ी पर कब्रिस्तान में कमला से मिली थी। इसी ने राजा वीरेंद्र सिंह वगैरह को कैद से छुड़ाया और फिर कई दफ़े उनके काम आई थी, जिसका हाल पिछले बयानों में लिखा जा चुका है। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे चौथा बयान। अब तो मौसम में फ़र्क पड़ गया। ठंडी ठंडी हवा जो
कलेजे को दहला देती थी और बदन में कंपकपी पैदा करती थी, अब भली मालूम पड़ती है। वह धूप जिसे देख चित्त प्रसन्न होता था और जो बदन में रखकर रग रग से सर्दी निकाल देती थी, अब बुरी मालूम होती है। यद्यपि अभी आसमान पर बादल के टुकड़े दिखाई नहीं देते, तथापि संध्या के समय मैदान, बाग और तराई की ठंडी ठंडी और शीतल तथा मंद मंद वायु सेवन करने को जी चाहता है। वहाँ से हिलते हुए पेड़ों की कोमल कोमल पत्तियों की बहार आँखों की राह घुसकर अंदर से दिल को अपनी तरफ खींच लेती है तथा टकटकी बंधी हुई आँखों को दूसरी तरफ देखने का यकायक मौका नहीं मिलता। यद्यपि सूर्यास्त हुआ ही चाहता है और आसमान पर उड़ने वाले परिंदों के उतार और ज़मीन की तरफ झुके हुए एक ही तरफ उड़े जाने से मालूम होता है कि बात की बात में चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। तथापि हम अपने पाठकों को किसी पहाड़ की तराई में ले चलकर एक एक अनूठा रहस्य दिखाया चाहते हैं। तीन तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में कोसों तक का मैदान रमणीक तो है, परंतु रात की हवाई और सन्नाटे ने उसे भयानक बना दिया है। सूर्यास्त होने में अभी विलंब है, परंतु ऊंचे ऊंचे पहाड़ सूर्य की आखिरी लालिमा को इस मैदान में पहुंचने नहीं देते। चारों तरफ सन्नाटा है। जहां तक निगाह काम करती है, इस मैदान में आदमी की सूरत दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, पश्चिम की तरफ वाले पहाड़ के नीचे एक छोटा चमड़े का खेमा दिखाई पड़ता है। इस समय हमें इसी खेमे से मतलब है और इसी के दरवाजे पर पहुंचकर अपना काम निकालना चाहते हैं। इस खेमे के दरवाजे पर केवल एक आदमी कमर में खंजर लगाए टहल रहा है। यद्यपि इसकी जवानी ने इसका साथ छोड़ दिया है और फिक्र ने इसे दुर्बल कर दिया है, मगर फुर्ती, मजबूती और दिलेरी ने अभी तक इसके साथ दुश्मनी नहीं की और वे इस गई गुजरी हालत में भी इसका साथ दिए जाती है। इस आदमी की सूरत शक्ल के बारे में हमें कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पाठक इसे पहचानते हैं और जानते हैं कि इसका नाम भूतनाथ है। भूतनाथ को खेमे के दरवाजे पर टहलते हुए देर हो गई। वह नामालूम किस सोच में डूबा हुआ था कि सिर नीचा किए हुए सिवाय टहलने के इधर उधर देखने की उसे बिल्कुल फुर्सत न थी। हाँ, कभी कभी वह सिर उठाता और एक लंबी सांस लेकर केवल उत्तर की तरफ देखता और सिर नीचा कर फिर उसी तरह टहलने लगता। अब सूर्य ने अपना मुँह अच्छी तरह ज़मीन के पर्दे में छिपा लिया और भूतनाथ ने कुछ बेचैन होकर उत्तर की तरफ देख धीरे से कहा, अब तो बहुत ही विलम्ब हो गया, क्या बेमौके जान आफत में फंसी है। यकायक तेज़ी के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ एक सवार उत्तर की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ और पास आने से मालूम हो गया कि वह औरत है, मगर सिपाहियाना ठाठ में ढाल तलवार के सिवाय उसके पास कोई हरवा न था। इस औरत की उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। सूरत शक्ल से मालूम होता था कि किसी समय में यह बहुत ही हसीन और दिल लुभाने वाली रही होगी। बात की बात में यह औरत खेमे के पास आ पहुंची और घोड़े से उतरकर उसकी लगाम खेमे की एक डोरी से अटका देने के बाद भूतनाथ के पास आकर के बोली, शाबाश भूतनाथ, बेशक तुम वादे के सच्चे हो। भूतनाथ, मगर अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम मुझसे दुश्मनी रखती हो या दोस्ती। औरत हंसकर, अगर तुम ऐसे ही समझदार होते तो जीते जागते और निरोग रहने पर भी मुर्दों में क्यों गिने जाते। भूतनाथ कुछ सोचकर, खैर जो हुआ सो हुआ, अब मुझसे क्या चाहती हो। औरत, तुमसे एक काम कराना चाहती हूँ। भूतनाथ, वह कौन काम है जिसे तुम स्वयं नहीं कर सकती। औरत, केवल यही एक काम। भूतनाथ आश्चर्य की रीति से गर्दन हिलाकर, खैर कहो तो सही, करने लायक होगा तो करूँगा। औरत, मैं खूब जानती हूँ कि तुम उस काम को सहज ही में कर सकते हो। भूतनाथ, तब कहने में देर क्यों करती हो। औरत, अच्छा सुनो, यह तो जानते ही हो कि कमलनी को ईश्वर ने अद्भुत बल दे रखा है। भूतनाथ, हाँ बेशक उसमें कोई देवी शक्ति है, वह जो कुछ चाहे सो कर सकती है। जो कोई उसे जानता है वही कहेगा कि कमलनी को कोई जीत नहीं सकता। औरत, हाँ ठीक है, परंतु मैं खूब जानती हूँ कि तुम कमलनी से ज़्यादा ताकत रखते हो। भूतनाथ चौंक और काँप कर, इसका क्या मतलब। औरत, मतलब यही कि तुम अगर चाहो तो उसे मार सकते हो। भूतनाथ, मगर मैं ऐसा क्यों करने लगा। औरत, केवल मेरी आज्ञा से। इतना सुनते ही भूतनाथ के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसका कलेजा कांपने लगा और सिर कमज़ोर होकर चक्कर खाने लगा, यहाँ तक कि वह अपने को संभाल नहीं सका और ज़मीन पर बैठ गया। मालूम होता था कि उस औरत की आखिरी बात ने उसका खून निचोड़ लिया है। न मालूम क्या सबब था कि निडर होकर भी एक साधारण और अकेली औरत की बातों का जवाब नहीं दे सकता और उसकी सूरत से मजबूरी और लाचारी झलक रही है। भूतनाथ की ऐसी अवस्था देखकर
उस औरत को किसी तरह का रंज नहीं हुआ, बल्कि वह मुस्कुराई और उसी जगह घास पर बैठकर न मालूम क्या सोचने लगी। थोड़ी देर बाद जब भूतनाथ का जी ठिकाने हुआ तो उसने उस औरत की तरफ देखा और हाथ जोड़ करके कहा, क्या सचमुच मुझे ऐसा हुक्म लगाया जाता है? औरत, हाँ, कमलनी का सिर लेकर मेरे पास हाजिर होना पड़ेगा और यह काम सिवाय तेरे और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तुझ पर विश्वास रखती है। भूतनाथ, कुछ सोचकर, नहीं नहीं, मेरे किए यह काम न होगा। जो कुछ कर चुका हूँ उसी के प्रायश्चित से आज तक छुट्टी नहीं मिलती। औरत, क्या तू मेरा हुक्म टाल सकता है? क्या तुझमें इतनी ताकत है? यह सुन भूतनाथ बहुत बेचैन हुआ। वह उठ खड़ा हुआ और सिर नीचा किए इधर उधर टहलने और नीचे लिखी बातें धीरे धीरे बोलने लगा। मुझसा बदनसीब भी इस दुनिया में कोई न होगा। मुद्दत तक मुर्दों में अपनी गिनती कराई, अब ऐसा संयोग हो गया कि अपने को जीता जागता साबित करूं, मगर अफसोस करी कराई मेहनत मिट्टी हुआ चाहती है। हाय उस आदमी के साथ जिसमें नेकी कूट कूट कर भरी है, मैं बदी करने के लिए मजबूर किया जा रहा हूँ। क्या उसके साथ बदी करने वाला कभी सुख हो सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। फिर मैं ऐसा क्यों करूँ? मगर मेरी जान क्यों कर बच सकती है? इसका हुक्म न मानना मेरी कुदरत के बाहर है। हाय, एक दफ़े की भूल जन्म भर के लिए दुखदाई हो जाती है। शेर सिंह सच कहता था। इन्हीं बातों को सोचकर उसने मेरा नाम काल रख दिया था और उसे मेरी सूरत से घृणा हो गई थी। कुछ देर तक चुप रहकर, ओह, मैं भी व्यर्थ के विचार में पड़ा हूँ। आखिर जान तो जाएगी ही। इसका हुक्म मानूंगा तो भी मारा जाऊंगा और यदि न मानूंगा तो भी मौत की तकलीफ़ उठाऊंगा और तमाम दुनिया में मेरी बुराई फैलेगी। चौंक कर, राम राम, मुझे क्या हो गया? जो भूतनाथ उस औरत की तरफ देखकर, अच्छा, मैं कमलनी को मारने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके बदले में मुझे इनाम क्या मिलेगा? औरत हंसकर, तू इस लायक नहीं है कि तुझे इनाम दिया जाए। भूतनाथ, क्या मैं इस दर्जे को पहुँच गया? औरत, बेशक। भूतनाथ, नहीं, कभी नहीं। जा, मैं तेरा हुक्म नहीं मानता। देखूँ तू मेरा क्या कर लेती है। औरत, भूतनाथ, देख, खूब सोच कर कोई बात मुँह से निकाल, ऐसा न हो कि अंत में पछताना पड़े। भूतनाथ, जा जा, जो करते बने कर ले। भूतनाथ की आखिरी बात सुनकर वह औरत क्रोध में आकर कांपने लगी। उसके होठ कांप रहे थे, मगर कुछ कहना मुश्किल हो रहा था। इस समय चारों तरफ अंधेरा छा चुका था, अर्थात रात बखूबी हो चुकी थी। थोड़ी देर के लिए दोनों आदमी चुप हो गए। यकायक घोड़ों की टापों की आवाज़ जो बहुत दूर से आ रही थी भूतनाथ के कान में पड़ी और साथ ही इसके वह औरत भी बोल उठी, अच्छा देख, मैं तेरी ढिठाई का मज़ा चखाती हूँ। भूतनाथ पहले तो कुछ घबराया, मगर उसने तुरंत ही अपने को संभाला और कमर से खंजर निकालकर उस औरत के सामने खड़ा हो गया। वह खंजर वही था जो कमलनी ने उसे दिया था। कब्जा दबाते ही खंजर में से बिजली की चमक पैदा हुई, जिसके सबब से उस औरत की आंखें बंद हो गई और वह बावली सी हो गई तथा उस समय तो उसे तनो बदन की सुध भी नहीं रही जब भूतनाथ ने खंजर उसके बदन से छुआ दिया। भूतनाथ ने बड़ी होशियारी से उस बेहोश औरत को उसके घोड़े पर लादा और आप भी उसी पर सवार हो तेज़ी के साथ मैदान का रास्ता लिया। थोड़ी दूर जाकर भूतनाथ ने बेहोशी की तेज़ दवा उसे सुंघाई, जिससे वह औरत बहुत देर के लिए मुर्दे की सी हो गई। हमको इससे कोई मतलब नहीं कि वे सवार जिनके घोड़ों के टापों की आवाज़ भूतनाथ के कान में पड़ी थी कौन थे और उन्होंने वहां पहुंचकर क्या किया जहां से भूतनाथ उस औरत को ले भागा था। हम केवल भूतनाथ के साथ चलते हैं, जिससे उस औरत का और भूतनाथ का हाल मालूम हो। यद्यपि रात अंधेरी और रास्ता पथरीला था, तथापि भूतनाथ ने चलने में कसर न की। थोड़ी थोड़ी दूर पर घोड़ा ठोकर खाता था, जिससे भूतनाथ को तकलीफ़ होती थी और वह बड़ी मुश्किल से उस बेहोश औरत को संभाले लिए जाता था। मगर यह तकलीफ़ ज़्यादा देर के लिए न थी, क्योंकि पहर भर के बाद ही आसमान पर कुदरती महातावी जलने लगी और उसकी यानी चंद्रमा की रोशनी ने चारों तरफ ठंडक और खूबसूरती के साथ उजाला कर दिया। ऐसी अवस्था में भूतनाथ ने रुकना उचित न समझा और सवेरा होने तक तेज़ी के साथ बराबर चलता गया। जिस समय आसमान पर सुबह की सफ़ेदी फैल रही थी, घोड़े ने यहाँ तक हिम्मत हार दी थी कि 10 कदम भी चलना उसके लिए कठिन हो गया। लाचार भूतनाथ घोड़े से नीचे उतरा और उस औरत को भी उतार लिया। घोड़ा उसी समय ज़मीन पर गिर पड़ा, मगर भूतनाथ ने उसकी कुछ परवाह न की। कमर से चादर खोल उसने औरत की गठरी बांधी और पीठ पर लाद आगे का रास्ता लिया। पैरवर चले जाने के बाद भूतनाथ एक ऐसी पहाड़ी के नीचे पहुंचा जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा न थी, मगर खुशनुमा और सायेदार दरख्त पहाड़ी के ऊपर तथा उसकी तराई में बहुत थे। पहाड़ी की चोटी पर सलई का एक ऊंचा पेड़ था और उसके ऊपर लंबी
कांडी में लगा हुआ एक लाल फरहरा यानी ध्वजा दूर से दिखाई दे रहा था। यह निशान कमलनी का लगाया हुआ था। भूतनाथ, तारा और नानक से मिलने के लिए कमलनी ने यह एक जगह भी मुकर्रर की थी और निश्चय कर रखा था कि जब इन चारों में से किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता पड़े तो वह इसी जगह आए, और यदि किसी से मुलाकात न हो तो इस झंडे को झुका दे, और उन चारों में से जो कोई इस झंडे को झुका हुआ देखे तुरंत इस पहाड़ी के नीचे आवे और नियत स्थान पर अपने साथी को ढूंढे। यह फरहरा बहुत दूर से दिखाई देता था और यह पहाड़ी रोहतासगढ़ और गयाजी के बीच में पड़ती थी। उस औरत को पीठ पर लादे हुए भूतनाथ पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। लगभग 200 कदम जाने के बाद रास्ता छोड़कर दाहिनी तरफ घूमा, जिधर छोटे छोटे जंगली पेड़ों की गुंजान झाड़ी दूर तक चली गई थी। उस झाड़ी में आदमी बखूबी छिप सकता था, अर्थात उस झाड़ी के पेड़ यद्यपि छोटे थे परंतु आदमी की ऊंचाई से उन पेड़ों की ऊंचाई कुछ ज़्यादा थी। भूतनाथ दोनों हाथों से पेड़ों को हटाता हुआ कुछ दूर तक चला गया। आखिर उसे एक गुफा मिली जिसका मुँह जंगली लताओं ने अच्छी तरह से ढांक रखा था। भूतनाथ उस गुफा के अंदर चला गया और अपना बोझ अर्थात उस औरत को गुफा के अंदर छोड़ बाहर निकल आया। इसके बाद पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और सलाई के पेड़ पर चढ़कर लाल फरहरे यानी झंडे को झुकाने का इरादा किया, परंतु उसी समय सलाई के पेड़ पर चढ़ी हुई कमलनी उसे दिखाई पड़ी जो फरहरा झुकाने का उद्योग कर रही थी। इस समय भी कमलनी उसी राक्षसी के वेश में थी जैसा कि ऊपर के बयानों में लिखाए हैं। भूतनाथ ने कमलनी को पहचाना और उसने भी भूतनाथ को देखा। कमलनी पेड़ से नीचे उतर आई और बोली, कमलनी खूब पहुँचे, मैं तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए झंडा झुकाने का उद्योग कर रही थी। भूतनाथ, मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था और इसलिए यहाँ तक आया हूँ। यदि इस समय तुम नहीं मिलती तो मैं इस पेड़ पर चढ़कर फरहरा झुकाता। कमलनी, कहो क्या बात है और कौन सी ज़रूरत आ पड़ी। भूतनाथ, पहले तुम कहो कि मुझसे मिलने की क्या आवश्यकता थी। कमलनी, नहीं, पहले तुम्हारा हाल सुन लूँगी तब कुछ कहूँगी, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर घबराहट और उदासी हद से ज़्यादा पाई जाती है। भूतनाथ, बेशक ऐसा ही है और मैं तुमसे आखिरी मुलाकात करने आया हूँ, क्योंकि अब जीने की उम्मीद नहीं रही और खुली बदनामी बल्कि कलंक मंजूर नहीं। कमलनी, क्यों ऐसी क्या आफत आ गई, कुछ कहो तो सही। भूतनाथ, मेरे साथ पहाड़ी के नीचे चलो, मैं एक औरत को बेहोश करके लाद लाया हूँ जो उसी खो के अंदर है, पहले उसे देख लो तब मेरी सुनो। कमलनी, खैर ऐसा ही सही, चलो। भूतनाथ के साथ ही साथ कमलनी पहाड़ी के नीचे उतरी और उस खोए के मुहाने पर आकर बैठ गई जिसके अंदर भूतनाथ ने उस औरत को रखा था। भूतनाथ उस बेहोश औरत को खो के बाहर निकाल लाया। कमलनी उस औरत को देखते ही चौंक उठी और उठ खड़ी हुई। भूतनाथ, इसी के मारे मेरी ज़िंदगी बवाल हो रही है, मगर तुम इसे देख चौंकी क्यों? क्या इस औरत को पहचानती हो? कमलनी, हाँ, मैं इसे पहचानती हूँ। यह वह काली नागिन है जिसके डसने का मंत्र ही नहीं, जिसे इसने काटा वह पानी तक नहीं मांगता। तुमने इसके साथ दुश्मनी की सो अच्छा नहीं किया। भूतनाथ, मैंने जानबूझकर इसके साथ दुश्मनी नहीं की। तुम खुद जानती हो कि मैं इसके काबू में हूँ, किसी तरह इसका हुक्म टाल नहीं सकता, मगर कल इसने जो कुछ काम करने के लिए मुझे कहा वह मैं किसी तरह नहीं कर सकता था और इनकार की भी हिम्मत न थी। लाचार इसी खंजर की मदद से गिरफ्तार कर लाया हूँ। अब कोई ऐसी तरकीब निकालो जिसमें जान बचे और मैं बीरेन सिंह का मुँह दिखाने लायक हो जाऊँ। कमलनी, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि तुम इसके कब्जे में क्यों कर फंसे हो। न तुमने इसके बारे में कभी मुझसे कुछ कहा ही। भूतनाथ, बेशक मैं इसका हाल तुमसे कह चुका हूँ और ये भी कह चुका हूँ कि इसी की बदौलत मुझे मरना पड़ा, बल्कि तुमने वादा किया था कि इसके हाथ से तुम्हें छुट्टी दिला दूँगी। कमलनी, हाँ, वह बात मुझे याद है, मगर तुमने तो श्यामा का नाम लिया था। भूतनाथ, ठीक है, वह यही श्यामा है। कमलनी हंसकर, इसका नाम श्यामा नहीं है, मनोरमा है। मैं इसकी 7 पुस्तों को जानती हूँ। बेशक इसने अपना नाम में भी तुमको धोखा दिया। खैर, अब मालूम हुआ कि तुम्हें इसी ने सता रखा है। तुम्हारे हाथ की लिखी हुई दस्तावेज इसी के कब्जे में है और इस सबब से तुम इसे जान से मार भी नहीं सकते। इसने मुझे भी कई दफ़े धोखा देना चाहा था, मगर मैं कब इसके पंजे में आने वाली हूँ। हाँ, ये तो कहो कि इसने क्या काम करने के लिए कहा था। भूतनाथ, इसने कहा था कि तू कमलनी का सिर काटकर मेरे पास ले आ। यह काम मुझसे बखूबी हो सकेगा क्योंकि वह तुझ पर विश्वास करती है। कमलनी कुछ देर तक सोचकर, खैर कोई हर्ज नहीं, पहले तो मुझे इसकी कोई विशेष फिक्र न थी,
परंतु अब इसके साथ चाल चले बिना काम नहीं निकलता। देखो तो मैं इसे कैसा दुरुस्त करती हूँ और तुम्हारे कागजात भी इसके कब्जे से कैसे निकालती हूँ। भूतनाथ, मगर इस काम में देर न करनी चाहिए। कमलनी, नहीं नहीं, देर न होगी, क्योंकि कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए भी मुझे इसी के मकान पर जाना पड़ेगा। दोनों काम एक साथ ही निकल जाएंगे। भूतनाथ, अच्छा तो अब क्या करना चाहिए। कमलनी हाथ का इशारा करके, तुम इस झाड़ी में छिप रहो, मैं इसे होश में लाकर कुछ बातचीत करूंगी। आज ये मुझे किसी तरह नहीं पहचान सकती। भूतनाथ झाड़ी के अंदर छिप रहा। कमलनी ने अपने बटुए में से लख-लखे की डिबिया निकाली और सुंघाकर उस औरत को होश में लाई। मनोरमा जब होश में आई, उसने अपने सामने एक भयानक रूपधारी औरत को देखा। वह घबराकर उठ बैठी और बोली, मनोरमा, तुम कौन हो और मैं यहाँ क्यों कर आई। कमलनी, मैं जंगल की रहने वाली भिल्लनी हूँ। तुम्हें एक लंबे कद का आदमी पीठ पर लादे लिए जाता था। मैं इस पहाड़ी के नीचे सुअर का शिकार कर रही थी। जब वह मेरे पास पहुँचा, मैंने उसे ललकारा और पूछा कि पीठ पर क्या लादे लिए जाता है। जब उसने कुछ ने बताया तो लाचार नेजा दिखाकर इसी जहरीले नेजे से उसे जख्मी किया। जब वह बेहोश होकर के गिर पड़ा तब मैंने गठरी खोली। जब तुम्हारी सूरत नज़र आई तो हाल जानने की इच्छा हुई। लाचार इस जगह उठा लाई और होश में लाने का उद्योग करने लगी। अब तुम ही बताओ कि वह आदमी कौन था और तुम्हें इस तरह क्यों लिए जाता था। मनोरमा, मैं अपना हाल तुमसे ज़रूर कहूँगी, मगर पहले ये तो बताओ कि वह आदमी तुम्हारे इस जहरीले नेजे के असर से मर गया या जीता है। मनोरमा, वह मर गया और मेरे साथी लोग उसे जला देने के लिए ले गए। मनोरमा ऊंची सांस लेकर, अफसोस, यद्यपि उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तथापि उसकी मोहब्बत मेरे दिल से किसी तरह नहीं जा सकती, क्योंकि वह मेरा प्यारा पति था। अफसोस, अफसोस, उसने उसके हाथ से मुझे व्यर्थ छुड़ाया। पाठक, झाड़ी के अंदर छिपा हुआ भूतनाथ भी मनोरमा की बातें सुन रहा था। मनोरमा ने जो कुछ कमलनी से कहा, न मालूम उसमें क्या तासीर थी कि सुनने के साथ ही भूतनाथ का कलेजा कांपने लगा और उसे चक्कर सा आ गया। बहुत मुश्किल से उसने अपने को संभाला और कान लगाकर फिर दोनों की बातें सुनने लगा। कमलनी कुछ सोचकर, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुमने जो कुछ कहा वह सच है। मनोरमा, पहले ये सोचो कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। कमलनी, इसके कई सबब हो सकते हैं। सबसे भारी सबब यह है कि तुम्हारा भेद एक गैर के सामने खुल जाएगा जिससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मगर मुझे विश्वास नहीं होता कि जो आदमी तुम्हें इतना कष्ट दे और बेहोश करके गठरी में बांधकर कहीं ले जाने का इरादा रखे, उसे तुम प्यार करो और अपना पति कहकर संबोधित करो। मनोरमा, नहीं नहीं, यूँ तो शक की कोई दवा नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य कहूँगी कि उस आदमी के बारे में मैंने जो कुछ कहा वह सच है। कमलनी, खैर ऐसा ही होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वह आदमी तुम्हारा पति हो अथवा नहीं। अब तो वह मर चुका, किसी तरह जी नहीं सकता। खैर ये बताओ कि अब तुम क्या करना चाहती हो और कहाँ जाने की इच्छा रखती हो। मनोरमा, मुझे गया जी का रास्ता बता दो। मेरे माँ बाप उसी शहर में रहते हैं, अब मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। कमलनी, अच्छा, पहाड़ी के नीचे चलो, मैं तुम्हें गया जी का रास्ता बता देती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा नाम पूछना तो भूल गई। मनोरमा, मेरा नाम इमामन है। कमलनी ज़ोर से हंसकर, क्या ठगने के लिए मैं ही थी। मनोरमा चौंक कर और कमलनी को सिर से पैर तक खूब अच्छी तरह देखकर, मुझे तुम पर शक होता है। कमलनी, यह कोई ताज्जुब की बात नहीं, मगर शक होने ही से क्या हो सकता है। आज तक तुमने मुझे कभी नहीं देखा और न फिर देखोगी। मनोरमा, तब मैं अवश्य कह सकती हूँ कि तुम कमलनी हो। कमलनी, नहीं नहीं, मैं कमलनी नहीं हो सकती। हाँ, कमलनी को पहचानती ज़रूर हूँ, क्योंकि वह बीरेंद्र सिंह और उसके ख़ानदान की दोस्त है, इसलिए मेरी दुश्मन। मनोरमा, अब मैं तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं कर सकती। कमलनी, तो इसमें मेरा भी कोई हर्ज नहीं। आहट पाकर और दाहिनी तरफ देखकर, लो देखो, अब तो मैं सच्ची हुई, वह कमलनी आ रही है। संयोग से उसी समय तारा भी आ पहुँची, जो कमलनी की सूरत में उसके कहे मुताबिक सब काम किया करती थी। कमलनी ने गुप्त रीति से तारा को कुछ इशारा किया, जिससे वह कमलनी का मतलब समझ गई। कमलनी रूपी तारा लपक कर उन दोनों के पास पहुंची और कमर से खंजर निकालकर और उसे चमका करके बोली, इस समय तुम दोनों भले मौके पर मुझे मिल गई हो। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। अब मैं तुम दोनों से बिना बदला लिए टलने वाली नहीं। तारा की ये बात सुन कमलनी जानबूझकर कांपने लगी। मालूम होता था कि वह डर से कांप रही है। मनोरमा भी यकायक कमलनी को मौजूद देखकर घबरा गई। इसके अतिरिक्त उस चमकते हुए खंजर को देखकर
उसे विश्वास हो गया कि अब किसी तरह जान नहीं बचती, क्योंकि इसी तरह का खंजर भूतनाथ के हाथ में वह देख चुकी थी और उसके प्रबल प्रताप का नमूना उसे मालूम हो चुका था। साथ ही उसे इस बात का भी विश्वास हो गया कि राक्षसी कमलनी, जिसने उसे भूतनाथ के हाथ से छुड़ाया, सच्ची और उसकी खैर ख्वाह है। कमलनी ने तारा को फिर इशारा किया, जिसे मनोरमा ने नहीं जाना, पर तारा ने वह खंजर मनोरमा के बदन से लगा दिया और वह बात की बात में बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। झाड़ी में छिपा हुआ भूतनाथ भी निकल आया और कमलनी से बोला, भूतनाथ जो हो, मगर मेरा काम कुछ भी न हुआ। कमलनी, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, परंतु कभी कभी तुम्हारी अक्ल भी हवा खाने चली जाती है। तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम्हारा काम पूरा पूरा हो गया। यकायक तारा के पहुंच जाने से मालूम हुआ कि तुम्हारी किस्मत तेज़ है, नहीं तो मुझे बहुत कुछ बखेड़ा करना पड़ता। भूतनाथ, सो क्या, मुझे साफ समझा दो तो जी ठिकाने पर हो। कमलनी, मेरे पास बैठ जाओ, मैं अच्छी तरह समझा देती हूँ। तारा की तरफ देखकर, कहो तुम्हारा आना क्यों कर हुआ। तारा, मुझे एक ऐसा काम आ पड़ा कि बिना तुमसे मिले कठिनता दूर होने की आशा न रही। लाचार झंडी टेढ़ी करके तुमसे मिलने की उम्मीद में यहाँ आई थी। कमलनी, अच्छा हुआ कि तुम आई, इस समय तुम्हारे आने से बड़ा ही काम चला। अच्छा बैठ जाओ और जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। इसके बाद कमलनी, तारा और भूतनाथ में देर तक बातचीत होती रही, जिसे यहाँ पर लिखना हम मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ करना विचारा है वह आगे के बयान में स्वयं खुल जाएगा। जब बातचीत से छुट्टी मिली तो मनोरमा को उठा तीनों आदमी पहाड़ी के नीचे उतरे। मनोरमा एक पेड़ के साथ बांध दी गई और उसके बाद कमलनी भी कैदियों की तरह एक पेड़ के साथ बांध दी गई। इस काम से छुट्टी पाकर तारा और भूतनाथ वहाँ से अलग हो गए और किसी झाड़ी में छिपकर दूर से इन दोनों को देखते रहे। थोड़ी ही देर बाद मनोरमा होश में आई और अपने को बेबस पाकर चारों तरफ देखने लगी। पास ही में पेड़ से बंधी हुई कमलनी पर भी उसकी निगाह पड़ी और वह अफसोस के साथ कमलनी की तरफ देख करके बोली, मनोरमा, बेशक तुम सच्ची हो, मेरी भूल थी जो तुम पर शक करती थी। कमलनी, खैर इस समय तो तुम्हारे ही सबब से मुझे भी कष्ट भोगना पड़ा। मनोरमा, इसमें कोई संदेह नहीं। कमलनी, तुम्हारा छूटना तो मुश्किल है, मगर मैं किसी न किसी तरह धोखा देकर छूट ही जाऊंगी और तब कमलनी से समझूंगी। अब बिना उसकी जान लिए मुझे चैन कहाँ। मनोरमा, तुम्हारी भी तो वह दुश्मन है, फिर तुम्हें क्यों कर छोड़ देगी। कमलनी, मेरी उसकी दुश्मनी भीतर ही भीतर की है। इसके अतिरिक्त एक और सबब ऐसा है जिससे मैं अवश्य छूट जाऊंगी, तब तुम्हारे छुड़ाने का भी उद्योग करूंगी। मनोरमा, वह कौन सा सबब है। कमलनी, सो मैं अभी नहीं कह सकती, तुम्हें स्वयं मालूम हो जाएगा चारों तरफ देखकर। न मालूम वह कमबख्त कहाँ गई। मनोरमा, क्या तुम्हें भी नहीं मालूम। कमलनी, नहीं, मुझे जब होश आया मैंने अपने को इसी तरह बेबस पाया। मनोरमा, खैर कहीं भी हो, आएगी ही। हाँ, तुम्हें यदि अपने छूटने की उम्मीद है तो कब तक। कमलनी, उसके आने पर दो चार बातें करने से ही मुझे छुट्टी मिल जाएगी और मैं तुम्हें भी अवश्य छुड़ाऊंगी। हाँ, अकेली होने के कारण विलम्ब जो कुछ हो, यदि तुम्हारा कोई मददगार हो तो बताओ, ताकि छुट्टी मिलने पर मैं तुम्हारे हाल की उसे खबर दूँ। मनोरमा, कुछ सोचकर, यदि कष्ट उठाकर तुम मेरे घर तक जाओ और मेरी सखी को मेरा हाल कह सको तो वह सहज ही में मुझे छुड़ा लेगी। कमलनी, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि मैं अवश्य छूट जाऊंगी। तुम अपने घर का पता और अपनी सखी का नाम बताओ, मैं ज़रूर उससे मिलकर तुम्हारा हाल कहूँगी और स्वयं भी जहाँ तक हो सकेगा तुम्हें छुड़ाने के लिए उसका साथ दूंगी। मनोरमा, यदि ऐसा करो तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। जब उसके कान तक मेरा हाल पहुंच जाएगा तो तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं रहेगी। कमलनी, खैर लो, अब पता और नाम बताने में विलम्ब न करो, कहीं ऐसा न हो कि कमलनी आ जाए तब कुछ न हो सकेगा। मनोरमा, हाँ ठीक है, काशी जी में त्रिलोचनेश्वर महादेव के पास लाल रंग का मकान एक छोटे से बाग के अंदर है। मछली के निशान की स्याह रंग की झंडी दूर से ही दिखाई पड़ेगी। मेरी सखी का नाम नागर है, समझ गई। कमलनी, हाँ मैं खूब समझ गई, मगर उसे मेरी बात का विश्वास कब होगा। मनोरमा, इसमें विश्वास की कोई ज़रूरत नहीं है, वह मुझ पर आफत आने का हाल सुनते ही बेचैन हो जाएगी और किसी तरह न रुकेगी। कमलनी, तथापि मुझे हर तरह से दुरुस्त रहना चाहिए। शायद वह समझे कि यह मुझे धोखा देने आई है और चाहती है कि मैं घर के बाहर जाऊं तो कोई मतलब निकाले। मनोरमा, कुछ सोचकर, हाँ ऐसा हो सकता है। अच्छा, मैं तुम्हें एक परिचय बताती हूँ।
जब वह बात उसके कान में कहोगी तब वह तुम्हारा पूरा विश्वास कर लेगी, परंतु उस पर्चे को बड़ी होशियारी से अपने दिल में रखना। खबरदार दूसरा जानने न पावे, नहीं तो मुश्किल होगी और मेरी जान किसी तरह न बचेगी। कमलनी, तुम विश्वास रखो कि वह शब्द सिवाय एक दफ़े के जब मैं तुम्हारी सखी के कान में कहूँगी, दूसरी दफ़े मेरे मुँह से न निकलेगा। इधर उधर देखकर जल्द कहो, अब देर न करो। मनोरमा कमलनी की तरफ झुककर धीरे से विकट शब्द कहना, बस फिर संदेह नहीं करेगी और तुम्हें मेरा विश्वास पात्र समझेगी। कमलनी, ठीक है, अब जहाँ तक जल्द हो सकेगा मैं तुम्हारी सखी के पास पहुँचूँगी और अपना मतलब निकालूंगी। मनोरमा, पहले तो मुझे ये देखना है कि कमलनी तुम्हें क्यों कर छोड़ती है। जब तुम छूट जाओगी तब कहीं जाकर मुझे अपने छूटने की कुछ उम्मीद होगी। कमलनी हंसकर, मैं उतनी ही देर में छूट जाऊंगी जितनी देर में तुम 1 से लेकर 99 तक गिन सको। इतना कहकर कमलनी ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनते ही तारा और भूतनाथ, जो वहाँ से थोड़ी दूर पर एक झाड़ी के अंदर छिपे हुए थे, कमलनी के पास आ पहुँचे। कमलनी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे छोड़ दो। भूतनाथ ने कमलनी को, जो पेड़ से बंधी हुई थी, खोल दिया। कमलनी उठकर मनोरमा के पास आई और बोली, क्यों, मैं अपने कहे मुताबिक छूट गई या नहीं? कमलनी की चालाकी के साथ ही भूतनाथ की सूरत देखकर मनोरमा सन्न हो गई और ताज्जुब के साथ उन तीनों की तरफ देखने लगी। इस समय भूतनाथ के चेहरे पर उदासी के बदले खुशी की निशानी पाई जाती थी। भूतनाथ ने हंसकर मनोरमा की तरफ देखा और कहा, क्या अब भी भूतनाथ तेरे कब्जे में है? अगर हो तो कहे, इसी समय कमलनी का सिर काटकर तेरे आगे रख दूँ, क्योंकि वह यहाँ मौजूद है। मनोरमा ने क्रोध के मारे दांत पीसा और नीचा कर लिया। थोड़ी देर बाद बोली, अफसोस, मैं धोखा खा गई। कमलनी तारा से, अब समय नष्ट करना ठीक नहीं। इस हरामजादी को तुम ले जाओ और लोहे वाले तहखाने में बंद करो, फिर देखा जाएगा। अपने हाथ का नेजा देकर इस नेजे को अपने पास रखो और वह खंजर मुझे दे दो। अब नेजे के बदले खंजर रखना ही मैं उत्तम समझती हूँ। यद्यपि एक खंजर मेरे पास है, परंतु वह कुंवर इंद्रजीत सिंह के लिए है। तारा, मैं भी यही कहा चाहती थी, क्योंकि खंजर और नेजे में गुण तो एक ही है, फिर डोडा लेकर घूमने से क्या फ़ायदा। ये लो खंजर, अपने पास रखो। कमलनी भूतनाथ से, तुम भी तारा के साथ जाओ और इस हरामजादी को हमारे घर पहुंचाकर बहुत जल्द लौट आना। तब तक मैं इसी जगह रहूँगी और तुम्हारे आते ही तुम्हें साथ लेकर काशी जी जाऊँगी। पहले तुम्हारा काम करके कुंवर इंद्रजीत सिंह से मिलूँगी और माया रानी की मंडली को, जिसने दुनिया में अंधेर मचा रखा है, जहन्नुम में भेजूँगी। भूतनाथ सिर झुकाकर, जो हुक्म। तो साथियों, यहाँ चौथा बयान पूरा होता है और अब आगे देखते हैं और क्या क्या घटनाएं टेक प्लेस होगी, वो हम 5वें बयान में देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।